प्रिय बालक बालिकाओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कणाद कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सदिशों पर कुछ संक्रियाएं। कुछ संक्रियाएं समझने से पहले दो स्पेशल टाइप के वेक्टर्स और हम समझ लेते हैं। जो है पहला है जिसमें से आपका स्थिति सदिश, जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपका। अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है जो ओ से प्रदर्शित किया है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि जिसके सापेक्ष हम किसी भी अन्य बिंदु की स्थिति को बताते हैं। जैसे अगर हमें कोई एड्रेस बताना है तो हम किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बताएंगे कि हाँ मेरा घर इस मंदिर के पास है या मेरा घर इस बिल्डिंग के पास है। तो जिस बिल्डिंग को आपने चुना वो क्या है, संदर्भ बिंदु है या उसे हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन लेते हैं तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले जाती है, इसलिए हम इसको संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ओ ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और इसके सापेक्ष हमने किसी बिंदु P की दूरी को इस तरीके से प्रदर्शित किया। तो यानी कि किसी संदर्भ बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु P की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश आपका स्थिति सदिश कहलाता है। इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर आपके यहाँ पर x y और z ये तीन एक्सिस हैं तो इस केस में जो पॉइंट P है वो कहीं ना कहीं स्पेस में स्थित होगा और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं वो आपके x y z लेते हैं, यानी निर्देशांक x y z लेते हैं। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P जिसके निर्देशांक x y z हैं, इसकी स्थिति को दर्शाने वाला जो सदिश होता है उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं और ये आपका r वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि किसी संदर्भ बिंदु आपका यहाँ पर क्या होगा, O होगा। किसी संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है या पोजीशन वेक्टर आपका कहलाता है। इसे हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। यानी कि आर वेक्टर जो है वो आपका किस तरीके से दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं एक्स वाई और जेड। उसका मतलब यह है कि एक्स में जो दूरी है वो आपकी एक्स चली गई है, यानी एक्स दूरी चली हमने किस दिशा में, एक्स दिशा में। तो एक्स दिशा के लिए हम क्या लगाते हैं, आई कैप लगाते हैं और यहाँ पर हमने इसका परिमाण लिख दिया, यानी एक्स दूरी चली है। तो ओ से पी तक की दूरी इस वेक्टर के परिमाण द्वारा हमको ज्ञात हो जाएगी। और देखिए अगर हम इसकी बात करें कि y में कितनी चली है तो y दूरी चली है, तो y के लिए जो दिशा दी जाती है वो आपकी j कैप द्वारा दी जाती है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि i j और k कैप जो है वो आपके x y और z की दिशा को बताते हैं। यानी हम x दिशा में चलेंगे, x दिशा में हमने कितनी दूरी चली है, x दूरी चली, यानी परिमाण जो हो गया वो x हो गया। और अब इस दिशा में चले हैं x दिशा में, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई कैप लगा दिया है। y दिशा में कितनी दूरी चली है, y दूरी चली है, तो यहाँ पे y आ गया। और किस y दिशा के लिए हमने यहाँ पे j कैप लगाया है। इसी तरह z दिशा में z दूरी चली है और z दिशा के लिए आपका k कैप आ जाता है। तो इस तरह से आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। और जब आप इसका परिमाण लिखोगे, परिमाण, तो परिमाण के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं मॉडुलस, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये होता है √x के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, यानी i के गुणांक का वर्ग। i क्या है, x की दिशा, इसकी दिशा में कितना चले x, इसका गुणांक i का क्या है x, तो इसका वर्ग आ गया। j का गुणांक क्या है y, इसका वर्ग आ गया। k का गुणांक क्या है z, तो इसका वर्ग आ गया। तो इस तरीके से हम इसका परिमाण निकाल सकते हैं। और इसकी जो दिशा है यानी r कैप वो आपकी इसी के अनुदिश होगी। ये जो है आपका छोटा सा r कैप होगा जिसकी लंबाई कितनी होगी, 1 यूनिट। अब देखिए अब दूसरा सदिश जो आता है हमारे पास वो आता है आपका विस्थापन सदिश यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं ये समझते हैं एक बार। और ये होता क्या है, अब हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले रहे हैं और आपका ये रेफरेंस पॉइंट O है, ये है आपकी y एक्सिस और ये है आपका z एक्सिस। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि आपका कोई वस्तु है वो पॉइंट P पर स्थित है जिसके जो निर्देशांक हैं वो x1, y1 और z1 है और कुछ दूरी चलने के बाद ये बिंदु Q पर पहुंच गई।
इसके निर्देशांक है आपके x2, y2, z2। तो इस बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की स्थिति को बताने वाला जो सदिश है उसे हम क्या कहेंगे कि ये आपका विस्थापन सदिश है। इस केस में ये जो है ये आपका r वेक्टर लिख सकते हैं हम इसको, और ये जो है ये r वेक्टर क्या है, बिंदु P का स्थिति सदिश, और ये आपका क्या है r डैश वेक्टर जो कि बिंदु Q का स्थिति सदिश है, और ये P से Q तक जो हमने सदिश खींचा है इसे हम कहेंगे विस्थापन सदिश, जिसे हम डेल्टा r वेक्टर से भी लिख सकते हैं। यानी अगर हमें डेल्टा r वेक्टर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे जी, डेल्टा r वेक्टर। अब इसको हम एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई सिटी है O, और यहाँ पे आपका कोई सिटी है G, और यहाँ पे कोई आपका सिटी है X। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी माने आपकी x2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी माने हम x1, बिल्कुल। अब यह हम इसको इसके अनुसार ही लेते हैं, आपका P है और ये आपका Q है। अगर हम केवल x दिशा की बात करें तो x दिशा में इतनी दूरी चला है, देखिए x दिशा में ये आपका x1 दूरी पर है P, और जो आपका Q है वो x दिशा में x2 दूरी पर है। तो अगर मैं आपसे P से Q तक की दूरी पूछूं तो आप सिंपल कह सकते हो कि सर P से Q तक की जो दूरी होगी वो इस दूरी में से इस दूरी को घटा करके आ जाएगी, यानी ये जो दूरी है वो आपकी x2 माइनस x1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम डेल्टा r वेक्टर को निकालते हैं तो क्या आता है x2 माइनस x1। अब चूंकि ये दूरी किस दिशा में, x दिशा में, इसलिए यहाँ पर हम आई कैप लगाएंगे। इसी तरह हम y दिशा के लिए भी लिख सकते हैं, तो यह आएगा y2 माइनस y1, और ये आपका दूरी है, न्यूनतम दूरी है किस दिशा में, y दिशा में, इसलिए यहाँ पे j कैप आ गया। अब z दिशा में ये न्यूनतम दूरी है वो z2 माइनस z1 आ जाएगी, और ये आपका आ जाएगा k कैप z दिशा के लिए। तो ये जो न्यूनतम दूरी है इसे हम कहते हैं विस्थापन, और ये आपका विस्थापन सदिश देता है। तो यानी विस्थापन सदिश क्या होता है, एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति को बताने वाला सदिश क्या होता है, आपका विस्थापन सदिश होता है, एक बिंदु के सापेक्ष। और याद रखना है कि ये तो बिंदु है वो मूल बिंदु नहीं होना चाहिए। अगर मूल बिंदु के सापेक्ष होगा तो फिर वो स्थिति सदिश हो जाएगा, उसमें पहुंच जाएगा मूल बिंदु को छोड़कर। मूल बिंदु यानी जो भी आपने संदर्भ बिंदु लिया उसको छोड़कर, इसको छोड़कर मूल बिंदु, एक बिंदु के सापेक्ष यानी मूल बिंदु को छोड़कर किसी दूसरे बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। अब देखिए इसके अलावा इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो आपका इसका पूरा वेक्टर हो गया। अगर हम इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण निकालने के लिए हम यहाँ पर मॉडुलस लगा देंगे, और यहाँ पर हम लिखते हैं अंडर रूट में क्या आएगा इसकी वैल्यू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यह आपको केवल अभी ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन हम आगे समझेंगे। तो ये आपका इस तरीके से हमारे पास हो जाता है विस्थापन सदिश। अब देखिए शुरू करते हैं आपकी सदिशों पर संक्रियाएं। देखिए संक्रियाएं कोई नई चीज नहीं है, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इन सबको हम क्या कहते हैं, संक्रियाएं कहते हैं, यानी ऑपरेशंस कहते हैं, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। अब जैसे आप बचपन में नंबर पढ़ते हो, उनको जोड़ना घटाना सीखते हो, फिर भिन्न पढ़ते हो, उनको जोड़ना घटाना सीखते हो, दशमलव वाली संख्याएं पढ़ते हो, उनको जोड़ना घटाना सीखते हो, गुणा भाग सीखते हो उनकी। इसी तरह से यहाँ पर हमने पहले सदिश पढ़ा है, तो हम उसकी सदिश के अंदर क्या सीखेंगे, सदिशों को जोड़ना। इसी के बाद आपका फिर घटाने का सिस्टम भी आएगा इसके अंदर, और इसके बाद आपका गुणा का सिस्टम आएगा। याद रखना है सदिशों में भाग पॉसिबल नहीं होती है, तो सदिशों में भाग जैसे संक्रिया का यहाँ पर कोई नाम नहीं होगा, केवल जोड़, घटा और गुणा होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीख रहे हैं सदिशों को जोड़ना, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए अब सदिशों को जोड़ते कैसे हैं। जोड़ने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होने वाले हैं। पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं ज्यामितीय विधि, या इसे हम ग्राफीय विधि भी कह देते हैं, बट ज्यामितीय विधि ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए, जियोमेट्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा है कि ज्योमेट्रिकल का मतलब है चित्रों के माध्यम से। चित्रों के माध्यम से हम कैसे जोड़ेंगे, तो पहले यहाँ पर जो सदिश याद रखेंगे आप कि जब ज्यामितीय विधि में जोड़ रहे हैं तो सदिश भी आपके ज्यामितीय रूप में होनी चाहिए, यानी कि चित्र के रूप में होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर जैसे एक वेक्टर लिया है ए, कोई सदिश आपने लिया क्या, ए वेक्टर, और एक आपने यहाँ पर दूसरा सदिश लिया बी वेक्टर, और मान लीजिए कि हमें इनको जोड़ना। तो जोड़ने के लिए हमारे पास ज्यामितीय विधि के अंदर भी दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि हम यहाँ पर सीख रहे हैं जो कि आपकी है त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है, यानी ट्रायंगल लॉ क्या कहता है आपका,
इसे समझिए। ट्रायंगल लॉ हमसे ये कहता है कि भैया अगर दो सदिश आपको दिए हैं तो पहले सदिश और दूसरे सदिश को तभी जोड़ा जा सकता है जब एक का जो हेड है, इसे हम कहते हैं इसका हेड यानी शीर्ष, या हिंदी में हम इसको कहते हैं बाणाग्र। और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में टेल, या हिंदी में हम इसको पूंछ कह देते हैं या पुच्छ भी कह देते हैं, ठीक है। तो तब जोड़ा जा सकता है जब एक का हेड दूसरे की टेल से अटैच हो। तो हम इसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये विधि जो हम कोई से भी पढ़ रहे हैं वो आपका याद रखेंगे, स्वतंत्र सदिशों यानी मुक्त सदिशों पर आपकी अप्लाई होती है। लोकलाइज्ड वेक्टर्स के ऊपर आपकी ये टेक्निक्स अप्लाई नहीं होंगी, और वैसे भी लोकलाइज्ड वेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि जो फ्री वेक्टर होता है उसका मतलब ये होता है कि हम इसको अगर इसकी दिशा और इस परिमाण बदले बिना इसकी स्थिति से विस्थापित कर दें तो इसके इफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हम इसे उठा के यहाँ से यहाँ विस्थापित कर देंगे बिना परिमाण और दिशा बदले, या इसको यहाँ विस्थापित कर देंगे। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही हैं। तो हमने ए को भली बात ही ऐसे ही बना रहने दिया, इतना ही लंबाई के साथ, इतने ही परिमाण के साथ, और बी को खिसका के हम यहाँ लेकर आए, यानी कि इसकी हेड जो है इसकी टेल से अटैच कर दी। ये दोनों एक दूसरे के समांतर ही रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों जो वेक्टर्स आपने लिए हैं ये समांतर रहने चाहिए, इनकी लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका हो गया बी वेक्टर, खिसक के नीचे आ गया इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन उतना ही बड़ा है आपका। तो पहले सदिश की टेल और दूसरे सदिश की हेड, यानी पहले सदिश की पुच्छ और दूसरे सदिश के वर्णाग्र को मिलाने वाला जो सदिश होता है वो आपका इन दोनों का परिणामी होता है, यानी कि इन दोनों के योग को वो देता है। यानी कि आर वेक्टर जब हम लिखेंगे यहाँ पर, जो कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, तो वो आपका होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हमने ये बीजगणितीय रूप में लिखा है। अभी बीजगणितीय विधि या हम इसका एनालिटिकल मेथड भी समझेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया है कि इस रूप में हम इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए ज्यामितीय विधि के अंदर ही आपकी दूसरी विधि जो आती है वो आती है समांतर चतुर्भुज नियम, यानी पैरालेलोग्राम लॉ। तो पैरालेलोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि जब आपको दो सदिशों को जोड़ना है तो वो टेल टू टेल अटैच होनी चाहिए। कैसे अटैच होनी चाहिए, टेल टू टेल। अगर ए वेक्टर आपका ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, अगर ये टेल टू टेल अटैच है तो हम इनको समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा जोड़ सकते हैं। अगर हेड टू टेल अटैच है, यानी कि पहले का हेड दूसरे के टेल से अटैच है, यहाँ पर हमारा ए वेक्टर का जो हेड है यानी इसका जो बाणाग्र है वो बी वेक्टर के टेल यानी पुच्छ से आपका अटैच है, तो हम इसे कहेंगे कि आपका ये त्रिभुज नियम द्वारा जोड़ा जा सकता है। और समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, अगर दो टेल टू टेल आपके वेक्टर्स अटैच हैं, यानी ए का भी टेल और बी का भी टेल दोनों अटैच हैं आपके, तो हम इसको समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा जोड़ सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर के समांतर इधर एक डॉटेड लाइन खींचेंगे और इधर बी वेक्टर के समांतर पैरेलल एक लाइन खींचेंगे आपकी डॉटेड। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यानी कि आपका जो विकर्ण है ये आपको देता है परिणामी यानी रिजल्टेंट वेक्टर देता है। यहाँ पर ए और बी वेक्टर का जो बीच का कोण है उसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और ये परिणामी आर वेक्टर है। ये किसी सदिश के साथ जो कोण बनाता है उसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आप अल्फा बीटा किसी भी प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं, थीटा का नहीं कर सकते क्योंकि थीटा हमने ए और बी के बीच का कोण लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका परिणामी बना रहा है ये अल्फा कोण है, और ए और बी के बीच का कोण जो इस केस में हम लेंगे वो यहाँ पर ये वाला लेंगे थीटा, ना कि ये वाला। ये वाला ए और बी के बीच का कोण नहीं है। ए और बी के बीच का कोण का मतलब ये है कि ए की दिशा और बी की दिशा के बीच का कोण आपको लेना है। तो यहाँ पर ए की दिशा ये रही और बी की दिशा ये रही, तो इनकी दिशाओं के बीच का कोण ये है, ना कि ये, क्योंकि इस केस में आपका ए की दिशा तो इंक्लूडेड लेकिन बी की दिशा इंक्लूडेड नहीं है। तो अब देखिए ये आपका परिणाम हो गया किसके द्वारा, समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा। यानी इन दोनों में मेन डिफरेंस बस यही है कि दो वेक्टर्स अगर टेल टू टेल अटैच हैं तो हम समांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग करेंगे, अगर हेड टू टेल अटैच हैं तो हम त्रिभुज नियम का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो परिणामी आर वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए अब दूसरी विधि हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं जो है आपकी विश्लेषणात्मक विधि। यानी इसे हम कहेंगे एनालिटिकल मेथड। देखिए विश्लेषणात्मक विधि में क्या होगा, अब हम इसको समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा ही निकालने वाले हैं। समांतर चतुर्भुज नियम में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका ए वेक्टर दे रखा है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है तो ए के समांतर हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे इधर ऊपर की तरफ, और बी के समांतर इधर रेखा खींचेंगे आपकी डॉटेड। तो ए और बी के द्वारा जो आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा उसका जो विकर्ण है वो क्या बताएगा, वो आपका इन दोनों का योग बताएगा, यानी परिणामी बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा लिया गया है, आर के साथ ए वेक्टर का जो कोण है आपका वो अल्फा लिया गया है।
तो इस केस में देखिए हम इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। आपका यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं हम O, इसे मान लेते हैं अभी के लिए P, इसे मान लेते हैं Q, और यहाँ से हमने एक लंबा डाला और यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है और इसे हमने पॉइंट माना है M, और ये आपका थीटा है, तो यानी ये वाला कोण भी आपका जो है वो थीटा लिया जाएगा, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला तो यानी कि ये वाला जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री लिया जाएगा। तो यानी परिणामी को अगर हम विश्लेषणात्मक रूप में देखें आर वेक्टर, तो वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, और अगर हम इसका परिमाण निकालें तो हम इसे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण। लेकिन आर यानी ये जो परिमाण है ये कैसा आएगा, परिमाण का मतलब है ये लंबाई, कहाँ कौन सी लंबाई, ओ से क्यू तक की लंबाई। तो अगर हम ओ से क्यू तक की लंबाई को ध्यान से देखें तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ एम क्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू में, ओ एम क्यू में हम देखें ध्यान से तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये आपका जो एंगल है अल्फा, इसके सामने वाला ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया। तो अगर हम इसमें निकालना चाहें कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जो आपको आती है कर्ण का वर्ग यानी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है आपका ओ एम का स्क्वायर या क्यू एम का स्क्वायर प्लस, और आधार क्या है आपका ओ एम का स्क्वायर। तो अब देखिए हमको निकालना क्या क्या है, हमको पहले निकालना पड़ेगा ओ क्यू एम और ओ एम। तो हम यहाँ पर क्यू एम और ओ एम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखिए ये जो है आपका एक सीधा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्यू एम पी, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू एम पी में। देखिए क्या क्या निकालना है हमको, यहाँ हमको निकालना है आपका एक एम। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये बी वेक्टर है, तो यानी ये जो लंबाई है वो बी वेक्टर के परिमाण के बराबर होगी, यानी ये जो लंबाई है वो आपकी बी होगी, या बी वेक्टर का मॉडुलस हम इसको लिख सकते हैं, या आप इसे ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी ये आपकी जो लंबाई है बी होगी, क्योंकि ये इसके समांतर खींची गई, इन दोनों रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होगी, यानी इसकी जो लंबाई है वो बी होगी। तो अगर हमारे पास ये कर्ण है और हमें ये वाली भुजा निकालनी है क्यू एम, तो थीटा के सामने ये है तो लंब हो जाएगी, और लंब और कर्ण में संबंध होता है आपका साइन, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी क्यू एम अपॉन में कर्ण कितना है आपका क्यू पी, और इसकी वैल्यू कितनी है बी, यानी अगर हम क्यू एम की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो बी साइन थीटा आती है। और इसी तरह अगर हम किसकी बात निकालें, आधार की, यानी ये वाला पी एम अगर हमको चाहिए, क्योंकि हमें ये वाला ओ एम चाहिए, तो इसके लिए हमें ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पहले से पता है ये जो लंबाई होगी वो ए वेक्टर के परिमाण के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कोस, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी पी एम बटे में आपका कितना आ जाएगा बी, तो पी एम की वैल्यू आपके पास आ जाती है बी कोस थीटा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्यू एम की वैल्यू कितनी आई बी साइन थीटा, यानी हम इसे लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ओ एम की वैल्यू किससे आएगी, ओ एम ये पूरा है, ये ओ पी और पी एम दोनों को जोड़कर बना है, ओ पी की जो वैल्यू है वो आपका ए का परिमाण यानी कि ए आएगी, और ओ एम की जो वैल्यू है आपकी वो पी एम की जो वैल्यू है आपकी वो हमने यहाँ पे निकाली है बी कोस थीटा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, ओ क्यू का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो ये आता है बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस अब इसको हम ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर अकॉर्डिंग, ये आपका ए मान लिया जाएगा और ये आपका मान लिया जाएगा बी, यानी हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2a का वैल्यू a है और b का वैल्यू कितना है b कोस थीटा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये a स्क्वायर और इसे लिखेंगे b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसे लिखेंगे 2ab कॉस थीटा। अब देखिए इसमें और इसमें से आपका b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पहले हम a स्क्वायर को लिख लेते हैं ऐसे ही सिंपल, यहाँ से इन दोनों में से क्या आ गया b स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपका बचा 2ab कॉस थीटा। अब देखिए ओ क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से आपका 1 हो जाता है, तो 1 की गुणा करेंगे बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर ही रहेगा, और यह आ जाता है 2ab कॉस थीटा। अब इस बात को देखिए ध्यान से कि ओ क्यू जो है वो आर के परिमाण के बराबर है, यानी हम इसे लिख सकते हैं आर के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ से जो आर की वैल्यू बनेगी, आर का मॉडुलस की वैल्यू बनेगी वो बनेगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है, यानी कि विश्लेषणात्मक विधि में अगर हमें ए का परिमाण पता है, बी का परिमाण पता है, दोनों के बीच के एंगल की कोसाइन की वैल्यू हमको पता है, तो हम आराम से परिणामी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं।
तो अब देखिए आगे हम इसकी दिशा निकालेंगे, क्योंकि किसी भी सदिश में, यानी ये जो आपका परिणामी सदिश आया आर वेक्टर, इसमें परिमाण और दिशा दोनों चीजें होंगी। ये तो हमने इसका परिमाण निकाला है, दिशा कैसे निकालेंगे, दिशा निकालेंगे थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा यानी एंगल हमको दिशा भी दे देता है हमें, तो यहाँ पर हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए। अल्फा जो है वो कोण है इसका ए के सापेक्ष, आप बी के सापेक्ष भी इसको निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम ए के सापेक्ष निकालना है, यानी कि ये दिए गए सदिश ए वेक्टर के साथ कितने डिग्री के कोण पर अलाइन है, या कितने डिग्री के कोण की दिशा के साथ आपका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंपल जो फॉर्मूला होता है दिशा निकालने के लिए वो आपका tan का यूज किया जाता है ज्यादातर केसेस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan अल्फा। अब tan जो होता है आपका होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए अल्फा के सामने वाला लंब यानी कि आपका हो जाएगा QM, और बटे में आधार आपका कितना है, ये है आपका OM। तो tan अल्फा की जो वैल्यू बनेगी, देखिए QM की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है आपकी B sin थीटा, और बटे में आपका OM की वैल्यू इन दोनों को जोड़कर आएगी। OP की वैल्यू आपके पास है A, और प्लस PM की जो वैल्यू आपने निकाली वो है आपकी B cos थीटा। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला निकल करके आता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपके केसेस बनते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, केस जो है वो कोणों पर बेस्ड होते हैं कि कोण आपका क्या बन रहा है, ए और बी के बीच का कोण थीटा जो है आपका यहाँ पर मेन कोण है जो ए और बी के बीच का है। तो यानी ए और बी के बीच क्या कोण बन रहा है, उन्हीं पर आपके केसेस बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर मेनली 3 केसेस पर आपको फोकस करना होता है। पहला केस जो है वो है आपका कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम दिशा में है, ए तो यही है, अगर बी को हम घुमा दें इस तरीके से घुमा दें और ये इसके समांतर आ जाए, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो आपको बनेगा 0। यानी यदि आपका थीटा बराबर है 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी निकल करके आएगी, वो आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई करने के बाद यही रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर है। जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा a प्लस बी। यानी अगर दो सदिश आपके सेम डायरेक्शन में, तो हम जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण कैसे निकालेंगे, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो केवल इतना करना है, a के परिमाण और b के परिमाण दोनों को आपको जोड़ देना है। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और इस केस में जो दिशा है, यानी अगर हम tan अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे b sin थीटा की वैल्यू 0 बटे में a प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर कितना होगा 0। यानी कि परिणामी सदिश दोनों सदिशों के साथ में कितना कोण बनाएगा, 0 कोण पर आपका अलाइन होगा। देखिए केस नंबर 2 क्या आता है आपके पास, केस नंबर 2 जो बनता है वो ये है कि यदि थीटा बराबर हो 90 डिग्री, यानी अगर दोनों जो सदिश हैं वो एक दूसरे के लंबवत हों, तो अब इस केस में क्या होगा, आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 90 रखेंगे, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि आर की वैल्यू जो बनेगी वो आपकी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगी। और अगर हम tan अल्फा की बात करें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा b साइन 90 अपॉन में a प्लस बी कॉस 90, यानी tan अल्फा जो बनेगा आपका साइन 90 की वैल्यू 1 कोस 90 की 0 हो गई, तो यहाँ पे आपका बचेगा b अपॉन में a। केवल b के परिमाण और a के परिमाण को भाग कर देंगे तो आपके पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी निकल करके, यानी कि यहाँ से हमें परिमाण और दिशा दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखिए केस नंबर 3, ये क्या कहता है कि यदि थीटा हो आपका 180 डिग्री, यानी जब दोनों सदिश आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में होंगे तो आपका क्या बनेगा, आर बनेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री। देखिए कोस 180 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी होती है कि इसकी वैल्यू होती है -1, तो यानी यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे वैल्यू इसकी -1 रखेंगे तो ये माइनस का 2ab हो जाता है। तो r की वैल्यू है वो हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अंतर का साइन ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंतर का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना, क्योंकि होल स्क्वायर में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो a अंतर b है वो आपको यहाँ पर परिमाण देता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो तब होगी जब दोनों एक दिशा में जुड़ जाएंगे परिमाण, और सबसे कम वैल्यू मिनिमम तब होगी जब दोनों विपरीत दिशा में हैं, और इस कंडीशन में आपके परिमाण घट जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी tan अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पर रखने के बाद पता चलती है आपको b साइन 180 डिग्री अपॉन में a प्लस बी कोस 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि आपका यहाँ पे फाइनल आंसर 0 होगा, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू यहाँ पर भी आपकी 0 आएगी। एक बार हम इसको थोड़ा ज्यामितीय विधि के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर सेम दिशा का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है सिंपल कि a वेक्टर आपका इस दिशा में है और दूसरा सदिश आपका b वेक्टर भी इसी दिशा में है।
एंगल जीरो होने का मतलब यही है आपका कि एंगल जीरो तब होगा जब दोनों सदिश आपके सेम डायरेक्शन में दिए होंगे। परिमाण इनके भले ही कम या ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं, लेकिन दिशा क्या होगी, सेम होगी। तो हम अगर इनका परिणामी निकालना चाह रहे हैं तो परिणामी का जो परिमाण है वो इन दोनों के परिमाणों को जोड़कर आ जाएगा। और अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो दिशा वही रहेगी जिस दिशा में ये दोनों वेक्टर आपके हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपका ए वेक्टर इस तरीके से आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर आपका यहाँ इस तरीके से आपको दे रखा है और ये दोनों 90 डिग्री पर अलाइन है, तो इनका जो परिमाण है आर वेक्टर, ये इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर लिखने के बाद सिंपल आ जाता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और यहाँ पर जो एंगल है वो आपका इस केस में कितना रहता है, वो 45 डिग्री रहता है अगर परिमाण समान है। परिमाण समान नहीं है तो ये बदल भी सकता है, ए और बी के अगर परिमाण अलग अलग है। अब देखिए 180 डिग्री होने का मतलब ये है कि एक सदिश आपका इस दिशा में है और एक सदिश आपका इस दिशा में। तो ये जो केस है, इस केस में इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। और ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इस केस में क्या करते हैं, जिसका लंबाई ज़्यादा होती है यानी परिमाण जिसका ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले परिमाण को घटा देते हैं और इसकी जो दिशा है, परिणामी की जो दिशा है वो ज़्यादा परिमाण वाले सदिश की दिशा में ही आपकी होती है। अब देखिए इसके बाद आपका आता है सदिशों को घटाना, जो कि हमारी दूसरी संक्रिया का नाम है, यानी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हिंदी में हम इसे व्यवकलन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, व्यवकलन का मतलब घटाना होता है। तो घटाने का मतलब क्या है कि यहां पर भी हम दो विधियां आपकी सीखने वाले हैं। पहला है कौन सी विधि, ज्यामितीय विधि। तो ज्यामितीय विधि में आप केवल त्रिभुज नियम को इस केस में याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर केस में आपको जोड़ना ही होता है। घटाने की जो विधि है वो जोड़ने के जैसे ही है लगभग। तो ज्यामितीय विधि यानी ज्योमेट्रिकल मेथड में आपको क्या याद रखना है, ज्योमेट्रिकल मेथड में केवल इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे हम पहले करते थे, ए वेक्टर आपने लिया और बी वेक्टर आपने लिया, दो वेक्टर ले लिए और हमें इसका परिणामी निकालना है तो ए वेक्टर हम एज इट इज़ लिख देते थे और बी वेक्टर को उठा के इसकी टेल इसके हेड से कनेक्ट कर देते थे। तो आपके पास फर्स्ट की टेल और सेकंड के हेड को मिलाने वाला जो आता था वो इन दोनों का परिणाम आ जाता था, यानी ये योग हो गया। लेकिन अगर हमें अंतर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, तो अंतर निकालने का सिंपल तरीका है ये है कि आप ए वेक्टर को तो एज इट इज़ लिखा रहने दें जैसा आपका वो लिखा हुआ है, और बी वेक्टर के केस में क्या करेंगे, बी की दिशा पलट देंगे। दिशा जब पलटेंगे तो आपका ये इस तरीके से बन जाता। तो जब दिशा पलटते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपका होगा माइनस का बी वेक्टर। माइनस का मतलब है विपरीत दिशा में। देखिए अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति मेरे आगे है तो अगर मैं उस व्यक्ति से पूछूं कि मेरी दिशा क्या है तो वो ये कहेगा कि मैं उसके पीछे हूं। पीछे के सेंस में आपका माइनस आ जाता है, यानी अपोजिट के सेंस में क्या आता है, माइनस आ जाता है आपका। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो इसके जो टेल है इसके हेड से कनेक्ट करेंगे, यानी इसको उठा करके हम इस तरीके से लेकर आएंगे। तो ये आपका हो गया माइनस का बी वेक्टर। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, फर्स्ट की टेल और सेकंड के हेड को मिलाने वाले क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ये आपका आर वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर जो है वो क्या होगा, ये ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी होगा ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर। यानी अगर ज्यामितीय विधि द्वारा हमको दो सदिशों को जोड़ना है तो जो बाद वाला सदिश आपको दिया है जिसको मतलब घटाना है इसके अंदर से, उस सदिश की क्या करते हैं, केवल दिशा पलट करके उसको जोड़ देते हैं। घटाने में इतना ही आपको याद रखना है। त्रिभुज नियम में जैसे हमने जोड़ा था, फर्स्ट की टेल सेकंड के मतलब फर्स्ट के हेड सेकंड की टेल से अटैच किया था, तो इसी तरह आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि सेकंड का जो टेल है वो फर्स्ट के हेड से कनेक्ट तो करेंगे, लेकिन कनेक्ट करने से पहले हम उसकी दिशा बदल देंगे, यानी कि तीर की नोक की जो दिशा है बदल देंगे। पहले आगे था, अब ये कहाँ गया, पीछे आ गया। तो ये आपका माइनस बी वेक्टर हो जाता है। तो ये आपका परिमाण हो गया। अगर हम इसी को किसके द्वारा समझें, आपका विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि, विश्लेषणात्मक विधि। ये बी पॉइंट है आपका, यानी एनालिटिकल मेथड। विश्लेषणात्मक विधि में जहां आपका बी प्लस का रखा गया था वहां पर बी आपको माइनस का रखना होगा। जैसे आर वेक्टर है तो यहां पर अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो ये आपका प्लस माइनस बी वेक्टर आता है, यानी आर का जो वैल्यू होगा वो होगा ए माइनस बी वेक्टर। अगर हम इसका परिमाण निकालें तो ये होगा ए माइनस बी का परिमाण। तो जब आपका फॉर्मूला बनता है यहाँ पर परिमाण का, तो जहाँ आपका b प्लस का आ रहा था वहाँ पे हमको b किसका रखना है, माइनस का स्क्वायर रखेंगे।
प्लस 2a और ये आपका माइनस का भी आएगा और ये हो जाएगा कोस थीटा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए जब इसको फर्दर सॉल्व किया जाता है आगे तो r की जो वैल्यू है वो क्या निकल करके आती है हमारे पास, ये निकल करके आती है आपके पास a स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका प्लस का ही रहेगा और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस 2ab कोस थीटा। केवल इसके फॉर्मूले में माइनस का ही चेंज आता है और कोई चेंज नहीं आता, यानी कि आपको r का परिमाण सिंपली मिल जाता है इस तरीके से। और अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो टेन अल्फा द्वारा दी जाती है, ये होती है b साइन थीटा बटे a प्लस b कोस थीटा। तो b कोस थीटा जो है वो आपका माइनस का हो जाएगा क्योंकि b यहाँ पर हमने माइनस का लिया है। तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला निकल करके आता है b साइन थीटा बटे a माइनस b कोस थीटा, और यहाँ पर r बराबर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो इसी के साथ आपकी जोड़ और घटा की संक्रियाएं समाप्त होती हैं। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि गुणा कैसे करते हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।